क्या कभी आपने किसी राइटर से इतनी मोहब्बत की है कि आप उसकी किताबों को अपनी जिंदगी में बसा लो और किताबों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो? ऑस्टिन लैंड भी एक ऐसी ही कहानी है। जेन, एक 30 साल लड़की जो जेन ऑस्टिन की बहुत बड़ी फैन होती है, उसकी किताबों और फिल्मों में ही अपनी दुनिया बसा लेती है और उम्मीद करती है कि किसी दिन उसे भी इन नॉवेल्स की कहानियों की तरह सच्चा प्यार मिलेगा। आइए देखते हैं कि जेन का जेन ऑस्टिन से प्यार उसको कहां तक लेकर जाता है। मूवी की शुरुआत होती है ऑस्टिन रिसोर्ट की मैनेजर मिसेस वॉटल्स ब्रूक से, जो कि एक वीडियो में सवाल कर रही होती है कि एक नॉर्मल जेन ऑस्टिन फैन और एक दीवाने जेन ऑस्टिन फैन में क्या फर्क हो सकता है। जेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर जेन ऑस्टिन की एक मूवी देख रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का रोमांस का मूड होता है, मगर जेन फिल्म देखने में कुछ ज्यादा ही मगन होती है कि वो उसको इग्नोर कर देती है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है और जाते हुए जेन ऑस्टिन की एक बुक के कैरेक्टर मिस्टर डार्सी के इंसानी साइज के पोस्टर को तोड़कर जाता है। इस वजह से जेन उससे ब्रेकअप कर लेती है। जेन के लिए तो जैसे जिंदगी में सच्चा प्यार मिलना लिखा ही नहीं होता। एक दिन उसे इंग्लैंड के एक रिजॉर्ट के बारे में पता चलता है जो जेन ऑस्टिन की मूवी और नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर बना होता है। जेन वहाँ जाने का इरादा करती है क्योंकि उसने सुना होता है कि वहाँ के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई थी। जेन अपनी बचपन की दोस्त के साथ एक ट्रैवल एजेंट के पास जाती है जो उनको मिसेस वॉटल्स ब्रूक की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ऑस्टिन लैंड के बारे में बताती हैं। जेन इस सब से बहुत मुतासिर हो जाती है और जाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स इस ट्रिप पे लगा देती है। जेन को उसकी दोस्त बहुत रोकती है मगर जेन नहीं मानती और ऑस्टिन लैंड के लिए निकल पड़ती है। इंग्लैंड पहुंचकर उसे एयरपोर्ट पर ही एक औरत मिलती है जिनका नाम एलिजाबेथ चार्मिंग होता है। यह असल में उनका कैरेक्टर नेम होता है ऑस्टिन लैंड के लिए। दोनों खड़े हुए अपनी राइड का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी ऑस्टिन लैंड से एक ड्राइवर मार्टिन पुराने जमाने की गाड़ी में इन दोनों को लेने आता है। मार्टिन जेन और एलिजाबेथ को लेकर रिसेप्शन पे पहुंचता है जहां पे उनका इस्तकबाल मिसेस वॉटल्स ब्रूक करती हैं। वो एलिजाबेथ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है क्योंकि उसका प्लैटिनम पैकेज होता है और जेन से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उसका कॉपर पैकेज होता है। मिसेस वॉटल्स ब्रूक उन दोनों को अंदर चाय पिलाने ले जाती है जहाँ उनको सारे रूल्स समझाती है। उसके बाद दोनों को रिजॉर्ट में जाने के लिए तैयार करवाती है क्योंकि एलिजाबेथ का प्लैटिनम पैकेज होता है तो उसे खूबसूरत ड्रेस मिलता है और जेन को एक सादा सा ड्रेस। उसको इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जेन ऑस्टिन की मूवी को जीने में और कैरेक्टर से मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। सब तैयार होकर कैरेज में बैठ के मार्टिन के साथ रिजॉर्ट चले जाते हैं। रिजॉर्ट पहुंचकर मिसेस वॉटल्स ब्रूक एलिजाबेथ को उसका आलीशान कमरा दिखाती है और जेन का कमरा सर्वेंट कॉर्नर में होता है जो कि बहुत सादा होता है मगर जेन के लिए ये भी बहुत बेहतरीन होता है। मिसेस वॉटल्स ब्रूक दोनों को डिनर का वक्त बता देती है। जेन और एलिजाबेथ तैयार होकर डिनर रूम में चले जाते हैं जहाँ मिसेस वॉटल्स ब्रूक उनका इंट्रोडक्शन कर्नल एंड्रयूज मिस्टर हेनरी नोबली जो कि मिसेस वॉटल्स ब्रूक का भतीजा होता है और एक और गेस्ट लेडी एमिलिया हार्टराइट से करवाती है। हेनरी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इस सब में मगर कर्नल एंड्रयूज और एमिलिया काफी एंजॉय करते हैं एलिजाबेथ और जेन के साथ डिनर टेबल पे। डिनर के दौरान मिस्टर हेनरी और जेन की आपस में एक बात पे बहस हो जाती है। इस पे एमिलिया जेन को ताना मारती है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी उदास है और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, मुझे तुम पे तरस आता है। जेन ये बात सुनकर हैरान होती है। तभी मिसेस वॉटल्स ब्रूक कहती है कि हम अपने आने वाले सभी क्लाइंट्स की कुछ न कुछ जानकारी हासिल करते हैं तो मुझे तुम्हारे बारे में यही पता है कि तुम एक 30 इयर्स की लड़की हो जो अब तक जिंदगी में सेटल नहीं हो सकी। जेन ये सब सुनकर बहुत टूट जाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर हेनरी को काफी बुरा लगता है कि जेन के साथ ये सब हुआ है क्योंकि बहस के बाद उनके जेन के बारे में ख्यालात बदल जाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सब बागों की सैर को जाते हैं। वहाँ आपके साथ कोई न कोई साथी होना चाहिए। जेन मिस्टर हेनरी के साथ जाने लगती है कि तभी एमिलिया आकर उसकी जगह ले लेती है। मिस्टर हेनरी को ये पसंद नहीं आता मगर उनको फिर भी एमिलिया के साथ जाना पड़ता है। जेन वहीं किसी स्टेबल में जाके बैठ जाती है और जेन ऑस्टिन की बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ एकदम से मार्टिन आ जाता है। मार्टिन जेन को पसंद करने लगता है तो उसके साथ काफी फ्लर्ट करता है। जेन कंफर्टेबल नहीं होती इस सब से और उसे कहती है कि हमें नौकरों से बात करने की इजाजत नहीं है। जेन वहाँ से निकलने ही लगती है कि तभी वहाँ मिस्टर हेनरी आ जाते हैं और साथ में कर्नल एंड्रयूज भी। दोनों से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। जेन उनको टालने के लिए कहती है कि बस ऐसे ही
टाइम गुजार रही थी। वो लोग वहाँ से शूटिंग रेंज की तरफ चले जाते हैं। वहाँ कर्नल एंड्रयूज एलिजाबेथ के साथ शूटिंग करते हैं। अमेलिया मिस्टर हेनरी के साथ और जेन की मदद के लिए मार्टिन आ जाता है। मार्टिन उसको सिखाता है कि परिंदे को किस तरह शूट करना है। जेन के सारे निशाने सही लग जाते हैं और वो अकेले ही परिंदों को मार लेती है। अमेलिया से क्योंकि एक परिंदा भी नहीं मारा जाता, वो जेन से काफी जेलस हो जाती है। मिस्टर हेनरी जेन की इस शूटिंग से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन मार्टिन को जेन के साथ देखकर उनको अंदर ही अंदर जेलसी फील हो रही होती है, मगर वो इजहार नहीं करते। अब बारी आती है घोड़ा सवारी की। सब अपने अपने घोड़े पे सवार होकर निकल जाते हैं, मगर जेन का घोड़ा चलने को तैयार नहीं होता। मार्टिन तभी उसको घोड़े से उतारता है और उसे रुकने को कहता है कि वो उतनी देर में उसके लिए नया घोड़ा ले आए। जेन इंतजार करते करते वॉक करने लगती है। तभी एकदम बहुत गहरे काले बादल आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जेन के सब बाल और मेकअप खराब हो जाता है और कपड़े भी गीले हो जाते हैं। वो भागते हुए एक दरख्त के नीचे खड़ी मार्टिन का इंतजार कर रही होती है। वहाँ अपने घोड़े पे सवार मिस्टर हेनरी आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मार्टिन जेन को अकेला छोड़ गया है। वो जेन को उनके साथ घोड़े पे बैठने का कहता है, मगर जेन ये नहीं चाहती क्योंकि उसका ड्रेस उसे इजाजत नहीं दे रहा होता। मिस्टर हेनरी उसका ड्रेस फाड़ देते हैं ताकि वो आराम से घोड़े पे सवार हो जाए। मिस्टर हेनरी और जेन दोनों ही घोड़े पे सवार होकर वापस रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां मार्टिन घोड़ा लेकर खड़ा होता है। मिस्टर हेनरी उस पे गुस्सा करते हैं, मगर जेन उसको रोक देती है और कहती है कि उसका कसूर नहीं है। असल में मिस्टर हेनरी मार्टिन पे ज्यादा इसीलिए भी भड़कते हैं क्योंकि उनको वो जेन के करीब आते अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वहाँ एमिलिया आ जाती है और जेन की हालत देखकर बातें बनाना शुरू कर देती है। जेन तभी अपने कमरे में चली जाती है ताकि वो कपड़े बदल सके। सब लोग रात के खाने के बाद बैठकर कार्ड्स खेलते हैं। जेन वहाँ मिसेस वॉटल्सब्रूक के हस्बैंड के साथ बैठी स्केचिंग कर रही होती है। मिसेस वॉटल्सब्रूक उसको कार्ड्स के गेम के लिए बुलाती है, मगर वो इंटरेस्टेड नहीं होती। वो वहाँ से निकलकर वॉक करते करते मार्टिन के कैरेज नुमा कमरे में पहुँचती है, जहाँ वो गाने सुन रहा होता है। मार्टिन उसको अंदर ले जाता है और दोनों में काफी बातें होती हैं। जेन उसे बताती है कि वो सब लोग मेरी समझ से बाहर है, तो मैं यहाँ आ गई। मार्टिन उसको अपनी गलती पे माफी मांगता है कि वो घोड़ा लाने में लेट हो गया, मगर जेन उससे माफ कर देती है। दोनों गाना लगाकर उस पे डांस करने लगते हैं और एक दूसरे में मगन हो जाते हैं। एकदम से एक फीमेल घोड़ी वहाँ आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। मार्टिन और जेन दोनों मिलके उसका बेबी डिलीवर करवाते हैं और जेन इस सब को काफी एंजॉय करती है। मार्टिन और जेन एक दूसरे से काफी करीब हो जाते हैं और पसंद करने लगते हैं। दोनों एक किस शेयर करते हैं, जिसके बाद जेन वापस अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ, जेन और एमिलिया बैठकर जेन ऑस्टन की बुक रीडिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि कर्नल एंड्रयूज और मिस्टर हेनरी वहाँ नहीं होते, तो ये तीनों काफी बोर हो रही होती हैं। पर अमेलिया की चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से जेन उठकर लेक की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे मार्टिन मिलता है और दोनों एक बहुत ही रोमांटिक बोट राइड पे जाते हैं। बोट राइड के बाद एक पिकनिक सेट करते हैं और वहाँ पे रोमांस करते हैं एक दूसरे के साथ। दिन खत्म होता है और डिनर का वक्त आ जाता है। सब बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक मेड मिसेस वॉटल्सब्रूक को आकर बताती है कि कैप्टन जॉर्ज आ गए हैं। सब ये न्यूज सुनकर खुश हो जाते हैं और कैप्टन जॉर्ज का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। कैप्टन जॉर्ज को जेन काफी पसंद आती है। सब अगले दिन की मॉर्निंग टी के लिए बाग में जाते हैं। वहाँ जेन कैप्टन जॉर्ज के साथ बैठ जाती है और मिस्टर हेनरी को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। सब कैप्टन जॉर्ज को अपने कैप्टन बनने की कहानी सुनाने का कहते हैं। कहानी सुन ही रहे होते हैं कि वो जेन के काफी करीब होने लगता है और उसका हाथ चूमता है। तभी वहाँ से मार्टिन गुजरता है और उसे ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हेनरी भी कैप्टन जॉर्ज को धक्का मार के गिरा देता है। मिस्टर हेनरी सब औरतों को मिसेस वॉटल्सब्रूक के पास जाने का कह देते हैं। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो वो छुपकर भागकर मार्टिन से मिलने चली जाती है। मार्टिन उसे काफी उखड़े हुए तरीके से मिलता है और बात करता है, मगर वो नहीं समझती कुछ भी और उससे पूछती है कि आज वो दोनों क्या करेंगे। मार्टिन उसे बहुत बुरी तरह पेश आता है और उसे रिश्ता खत्म करके वहाँ से चला जाता है। जेन काफी उदास हो जाती है इस सब से। डिनर के बाद सब सिटिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ सब एक एक करके पियानो बजाते हैं और गाना गाते हैं। इस टाइम चारों मर्द कर्नल एंड्रयूज, मिस्टर हेनरी, कैप्टन जॉर्ज और मार्टिन जेन के पीछे पड़े होते हैं, जैसे इन सब में जेन को हासिल करने का एक कंपटीशन शुरू हुआ हो। जेन अपना अजीब सा गाना गाकर वहाँ से चली जाती है। मिसेस वॉटल्सब्रूक को उस पे
बहुत गुस्सा आता है मगर वो चुप रहती है। जेन वहाँ से अपने रूम तक जा रही होती है कि तभी उसका रास्ता मिस्टर हेनरी रोकते हैं और वो निंजा की तरह उन पे अटैक करने लगती है। मिस्टर हेनरी उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है और जेन उन्हें बताती है कि मैं वॉक करने जा रही हूँ। मिस्टर हेनरी उसे कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तो ये चीज अलाउ ही नहीं है। जेन वहाँ से जाने लगती है कि मिस्टर हेनरी उसे दोबारा रोकते हैं और कहते हैं कि लड़कियों को इस तरह रात में अकेले नहीं होना चाहिए और साथ ही में वो मार्टिन के बारे में भी गलत बात कर देते हैं, जिससे जेन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में जाते वक्त उसका सामना मिस्टर वॉटल्सब्रूक से होता है। मिस्टर वॉटल्सब्रूक जेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं कि तभी जेन उनको मारकर नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ मिस्टर हेनरी और कर्नल एंड्रयूज आ जाते हैं और मिस्टर वॉटल्सब्रूक को उनकी इस हरकत पे शर्म दिलाते हैं। जेन ये सब स्टोरी अपनी दोस्त को कॉल पे बता रही होती है और साथ में अपने सारे पैसे इस ट्रिप पे लगा देने पे काफी स्टूपिड फील कर रही होती है और वापस जाना चाहती है। अगले दिन जेन एलिजाबेथ के कमरे में जाती है और उनको सारी सिचुएशन बताती है। एलिजाबेथ उसको कैप्टन जॉर्ज को चूज करने को कहती है और उसको अच्छे से कपड़े पहनाकर मेकअप करके बाल बना के बाहर भेजती है। जेन जब डाइनिंग रूम में आती है तो उसकी चाल ढाल अलग ही होती है और वो सभी को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करती है। सब पोलो खेल रहे होते हैं और जेन कैप्टन जॉर्ज के करीब होने में लगी होती है। तभी मिस्टर हेनरी, कर्नल एंड्रयूज और कैप्टन जॉर्ज में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। एमिलिया ये देखकर खुश नहीं होती। कैप्टन जॉर्ज की नजर पड़ती है कि मार्टिन कैरेज में किसी का सामान लेकर आ रहा होता है। वो सामान और किसी का नहीं बल्कि जेन का होता है। मिसेस वॉटल्सब्रूक को उसका मोबाइल उसके कमरे से मिलता है, जिस वजह से वो जेन को वहाँ से निकाल रही होती है। एमिलिया इस मौके का फायदा उठाती है और जेन को बचा लेती है। वो मिसेस वॉटल्सब्रूक से कहती है कि ये मोबाइल मेरा है और मैंने ही जेन से रखने को कहा था। मिसेस वॉटल्सब्रूक का एटीट्यूड फौरन बदल जाता है और वो एमिलिया को वहाँ से जाने का नहीं कहती। जेन बाद में एमिलिया का शुक्रिया अदा करती है मगर ये उसने क्यों किया उसकी वजह भी उसको बताती है। असल में एमिलिया और कैप्टन जॉर्ज की यही पे पिछले समर्स में इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन तब कैप्टन जॉर्ज गरीब होते थे, इसीलिए एमिलिया के फादर वो इंगेजमेंट तोड़ देते हैं। एमिलिया उसको वापस हासिल करना चाहती है और जेन को धमकाती है कि अगर तुमने उन दोनों को मिलाने में साथ ना दिया तो वो मोबाइल के बारे में मिसेस वॉटल्सब्रूक को बता देगी। अगले दिन सब बैठे बोर हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ कर्नल एंड्रयूज और मिसेस वॉटल्सब्रूक आ जाती हैं। वो सबको बताते हैं कि मिसेस वॉटल्सब्रूक ने एक प्ले लिखा है और हम सबको उसे रिक्रिएट करना है। मिसेस वॉटल्सब्रूक सबको अपने पार्टनर्स चूज करने का कहती हैं। कैप्टन जॉर्ज जेन को चूज करने लगते हैं कि तभी एमिलिया का इशारा देखकर जेन फौरन से मिस्टर हेनरी को चूज कर लेती है। मिस्टर हेनरी काफी हैरान होते हैं पर जेन के साथ एक्टिंग के लिए मान जाते हैं। जेन और मिस्टर हेनरी प्रैक्टिस करने एक गार्डन में जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और काफी पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को। सब कैरेक्टर्स मिलकर मिसेस वॉटल्सब्रूक का प्ले परफॉर्म करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। जेन को असल में लग रहा होता है कि मिस्टर हेनरी वाकई में उससे प्यार करते हैं। मिस्टर हेनरी प्ले के बाद जेन को अपने साथ डांस पे जाने का कहते हैं और वो मान जाती है। डांस पे मार्टिन भी जेन को वापस अपनी तरफ करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। हेनरी के साथ डांस करते वक्त वो रियलाइज करती है कि हेनरी ने अब तक सारा झूठ ही बोला है और वो मार्टिन के साथ वहाँ से चली जाती है और मार्टिन के साथ सारी रात गुजारती है। अब ये ट्रिप का एंड हो चुका होता है और जेन वापस जाने वाली होती है जब मिसेस वॉटल्सब्रूक उसको हेनरी और मार्टिन की सच्चाई बताती है कि वो तो सिर्फ एक्टर्स हैं और जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो सब स्क्रिप्ट में था। जेन ये सब सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है और मिसेस वॉटल्सब्रूक को उनका ये बिजनेस बंद करने की धमकी देकर एयरपोर्ट चली जाती है। एयरपोर्ट पे उसकी मुलाकात हेनरी और मार्टिन से होती है। वो दोनों उससे अपने प्यार का इजहार करते हैं मगर वो उन दोनों को बहुत बातें सुनाती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने आप से कहती है कि वो कितनी बेवकूफ थी कि एक किताबी जिंदगी को असल समझ बैठी। वो जेन ऑस्टिन की सारी चीजें फेंक देती है। वो अपने लिए चाय बना रही होती है कि तभी वहाँ हेनरी आता है और उसको उसकी बुक देता है जो वो भूल जाती है। हेनरी एक बार फिर उसे अपने प्यार का इजहार करता है मगर जेन नहीं मानती। वो जेन से माफी मांगता है। जेन को बुरा लगता है तो वो उसको जाके रोकती है और उसे एक चांस दे देती है। वो जेन को बताता है कि बेशक हम कैरेक्टर में थे मगर मेरा नाम और मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग सच्ची थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ हमारी दीवानी जेन को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। हम अक्सर किताबों और फिल्मों की दुनिया को असल समझकर
अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं, मगर जब हमें ये रियलाइज होता है कि परफेक्ट दुनिया सिर्फ किताबों तक ही है तो हम अपने आप को ही दुख पहुंचाते हैं, जैसे जेन के साथ हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद मूवीज के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।